हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जाना था वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद के वीडियो में हमने जाना कि वर्णों के क्या कर्तव्य और कार्य हैं। इसी सीरीज़ में, इसी क्रम में हम जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं, यानी कि वर्ण व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। चूँकि वर्णों को समाज विभाजन हेतु बनाया गया था, समाज के कार्यों को विभाजन के लिए बनाया गया था, तो पहली विशेषता यही होगी कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था को इस प्रकार से लागू किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म निर्धारित हो जाएं कि किस वर्ण का व्यक्ति क्या कार्य करेगा। उन कार्यों को करने से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी और उसे अपने दायित्व का एहसास होता था कि मेरे ये दायित्व हैं और मुझे इन दायित्वों को पूरा करना है। जब वर्णों को यह पता होता है या पता होता था कि उनके क्या कार्य हैं और क्या दायित्व हैं और वो उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करते थे, तो समाज की प्रगति में योगदान मिलता था। उन्हें दूसरी जो विशेषता है विशेषीकरण, यानी कि विभिन्न वर्णों का विभाजन करते समय हर वर्ण को एक विशेष योग्यता प्रदान करी गई कि वे इस विशेष कार्य को ही करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें इस कार्य को करते रहना है, जिससे कि उनके अंदर उस कार्य का विशेषीकरण आ जाए, यानी कि वे उस कार्य के विशेषज्ञ हो जाएं, पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएं उस कार्य को करने के लिए। एक अन्य विशेषता यह है कि उन्हें यह शक्ति और अधिकार निश्चित कर दिए गए कि क्या उनके पास में शक्तियां हैं और क्या उनके अधिकार हैं, ताकि वे अपने हर समय, हर पीढ़ी में इस बात को ध्यान में रख सकें तथा उसी के आधार पर अपने कार्यों को कर सकें। जिस प्रकार से ब्राह्मण के पास में यह अधिकार था कि वे अध्ययन और अध्यापन करवा सकते हैं, क्षत्रियों के पास यह अधिकार था कि वे युद्ध लड़ सकते हैं, वैश्य के पास अधिकार था कि वो खेती और पशुपालन को कर सकते हैं, और शूद्र के पास एकमात्र अधिकार था सेवा करना, एकमात्र कर्तव्य था सेवा करना। और उन्हें जब मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है कि हमारे ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य हैं, ये कार्य हैं, और व्यक्ति जब उन्हीं के अनुरूप कार्य करता है, तो समाज में न केवल प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से होता है, बल्कि समाज के विकास में भी वो सहयोग प्रदान करते हैं। वर्ण की एक विशेषता थी कि ये गुण और स्वभाव पर आधारित थे, यानी कि जब वर्णों का वर्गीकरण किया गया तब यह ध्यान में रखा गया कि किस वर्ण की क्या विशेषताएं होंगी, यानी कि जिनके पास अच्छे गुण, अच्छे स्वभाव थे वे उच्च वर्ण में शामिल थे, जिनके पास कम थे वे निम्न वर्ण में शामिल थे। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था में कठोरता नहीं थी, परंतु धीरे धीरे कठोरता आती गई और ये कठोरता धीरे धीरे जन्म का रूप लेती गई, यानी कि पहले व्यक्ति अपने कार्यों के आधार पर निर्धारित करता था कि वो किस वर्ण में है, परंतु धीरे धीरे इसे जन्म का रूप दे दिया गया, यानी कि आपने जिसके वर्ण में जन्म लिया है वही आप आजीवन उस वर्ण के सदस्य रहेंगे। वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता है व्यवसाय का पूर्ण निर्धारण, यानी कि प्रत्येक वर्ण को यह पता होता है कि उसका क्या कार्य है। आप उस वर्ण में अगर हैं तो आपको इस कार्य को करना होगा। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको अध्ययन अध्यापन करना है, यदि क्षत्रिय हैं तो युद्ध करना है, राज करना है, प्रजा की रक्षा करना है, यदि वैश्य हैं तो कृषि करना है, पशुपालन करना है, व्यापार करना है, पैसे का लेन देन करना है, यदि शूद्र हैं तो समाज की सेवा करना है, वर्णों की सेवा करना है और समाज में निम्न समझे जाने वाले कार्यों को किया जाना है। एक अन्य विशेषता है आध्यात्मिकता।
वर्ण व्यवस्था में आध्यात्मिकता पर भी जोर दिया गया। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन कौन जो है भगवान की भक्ति कर सकता है, कौन आध्यात्मिक में विश्वास कर सकता है। ऊपर के 3 वर्णों को आध्यात्मिकता में विश्वास करने, आध्यात्मिक होने पर स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु शूद्र वर्ग को इसकी स्वतंत्रता नहीं थी। जनेऊ व्यवस्था भी थी जो ऊपर के 3 वर्णों हेतु उपलब्ध थी, या 3 वर्णों के लिए इस चीज़ की स्वतंत्रता थी, परंतु शूद्र का जनेऊ धारण प्रक्रिया नहीं होती थी। एक विशेषता है कर्म का सिद्धांत व पुनर्जन्म पर जोर। वर्ण व्यवस्था में अलग अलग व्यक्ति अपने अपने सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहें, उसी के अनुरूप कार्य करें, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें, उन कर्तव्यों का पालन करें, वो जो व्यवसाय जो कर रहे हैं, जो कर्म जो कर रहे हैं, उससे वो संतुष्ट रहें। इसलिए इसे कर्म के और पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा करने से व्यक्ति एक तो अपने कार्यों के प्रति संतुष्ट होता है और वह अपने दायित्वों से ठीक प्रकार से जुड़ता है, यानी उसे यह एहसास होता है कि यह उसका कर्तव्य है, इसलिए यह कार्य उसे करना है और भविष्य में भी उसे इस चीज़ का लाभ मिलेगा, या अगले जन्म में भी उसे इसी काम को करना है, इसलिए इस काम में पारंगत होना उसके लिए आवश्यक है, या जो व्यवसाय वो कर रहा है वही उसके लिए धर्म है, वही उसके लिए भगवान है, और पूर्ण मनोयोग से उसे इस कार्य को करना है, तभी ईश्वर उससे प्रसन्न होगा। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं थी। धन्यवाद।